जनरल इंश्योरेंस जो है ना वो लोगों की नीड है। इंडिया में हम पेनिट्रेशन देखें तो वो ऑलमोस्ट 5 to 10% ही है। यानी अभी भी जागृति बहुत कम बहुत कम है, जी। बहुत कम है। मिनिमम कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में 1 करोड़ से नीचे का इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। तो मेडिक्लेम किस तरह से आप डिसाइड करते हैं किसी भी आदमी का, उनकी पैसे की कैपेसिटी के हिसाब से या उसके रिस्क के जरिए? तो पहले तो हम ये उसकी फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं, फिर उसके एज और फैमिली मेंबर्स के हिसाब से और उसकी जो करंट लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसके हिसाब से। अगर 40 की एज है और 2+2 है, ठीक है, तो उसका 1 करोड़ का जो प्लान होता है ना वो ऑलमोस्ट 25 to 35,000 में 1 करोड़ का कवर 4 लोगों का हो जाता है। जो प्रीमियम हम भरते हैं अचानक से पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रीमियम इतना बढ़ गया कि सिर दबाने लगते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, अब कहाँ से मैं पैसा लेके आऊंगा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो वो डायरेक्ट प्रीमियम ऐसे नहीं कर सकती जब तक उसको IRDA की ओर से अप्रूवल्स ना मिले। नमस्ते दर्शक दोस्तों, पेज 3 के इस पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है और स्वागत है गिरीश दकान जी का, जो कि डायरेक्टर है मनश्री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के। इंश्योरेंस का सेक्टर आप सब जानते हैं बहुत बड़ा हो गया है, इंश्योरेंस का महत्व बढ़ चुका है, वेदर इट इज लाइफ इंश्योरेंस, वेदर इट इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ को बचाने के लिए, जनरल इंश्योरेंस अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो माल मिल्कत है उनको बचाने के लिए है। लेकिन गिरीश जी ने ये जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पदार्पण कर चुके हैं और खुद पहले एक जॉब करते थे, अब जॉब करते करते वो खुद एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। ये जॉब और एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए हम बात की शुरुआत करते हैं गिरीश जी से। इंश्योरेंस सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। इंश्योरेंस की आवश्यकता भी अब लोग समझने लगे हैं। पहले लोग लाइफ इंश्योरेंस को समझे, अब जनरल इंश्योरेंस को भी समझ रहे हैं और जनरल इंश्योरेंस अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि हमें कुदरती आपत्तियों से बचने के लिए ये बड़ा जरूरी है। जनरल इंश्योरेंस अपनी हेल्थ के लिए भी इतना ही जरूरी है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव को आप किस अंदाज से देखते हैं? और आपने एक एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया था, एक एडवाइजर के रूप में शुरू किया था, आपने खुद की अपनी कंपनी पूरा ब्रोकिंग हाउस डाल दिया। ये जर्नी को आप लोगों को प्रति व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू निखिल भाई कि भाई आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, आपके साथ बैठने का, आपके साथ बात करने का मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच जी। दूसरा ये है कि अगर मैं सबसे पहले मेरी जर्नी की बात करूं तो मैं इंश्योरेंस में जनवरी 2009 से हूँ। सो पहले 10 साल मैं जॉब करता था, हमारा जैसा ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था उसमें जी। सो वहां से काफी कुछ सीखने को मिला जी। और तो वो भी ब्रोकिंग कंपनी थी क्या थी? यस, ब्रोकिंग तो रिसेंटली बनी, लेकिन ये ऐसा बोल सकते हैं वो जो 2009 से जो आपने ज्वाइन की थी वो कंपनी में भी दोनों काम करते थे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस? उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस ही करते थे जी, ठीक है। तो और 10 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस ही किया, मतलब 2009 to 2019। और एक चीज, मतलब ये 10 साल के दौरान एक चीज हमने खास याद रखी थी कि भाई जब हम जॉब करते हैं ना तो हमने ओनरशिप से जॉब किया, मतलब कि यहाँ पर हम जॉब नहीं कर रहे, हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं। और उसी का रीजन है कि आज हमें ये कॉन्फिडेंस था जब हमने जनवरी 2009, मेरे लिए जनवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 5 Jan 2019 को मैंने मनश्री स्टार्ट किया और इससे पहले 3-4 महीने का जो टाइम था वो हमारे लिए मतलब बहुत ही क्रूशल था कि भाई क्या करे क्या ना करे। सो उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पर मेरी वाइफ को मैं जरूर याद करना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब कि जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों दिया कि भाई आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अच्छा मार्केट नेटवर्क है, अच्छी पहचान है, गुडविल है, सब कुछ है, सो आप ये कर सकते हो। दूसरा, उसी दिनों में एक चीज जो टर्निंग पॉइंट थी वो थी कि एक सूरत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का मैंने एक क्लिप देखा था। वो ये था कि वो ऐसा बोल रहे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और समझो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, ठीक है, इट मीन्स के आपकी जो कैपेबिलिटी है वो 3 लाख या उससे ज्यादा है, तभी आपको कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी आपको तभी मतलब कि आपको इतना पैसा देगी जब आप में से वो 2 or 3 times और मोर ज्यादा कमा सकते। वेरी गुड। तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन भी मेरे दिमाग में मतलब आ गई कि यार हम तो मतलब कि उसके लायक है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं जी। सो और बाद में जो बैक सपोर्ट नॉर्मली हर एक के लाइफ में होता है, ठीक है, इस तरह से मेरे बैक सपोर्ट में मेरी वाइफ थी, पूरा का पूरा सपोर्ट जो वो दिनों में जो था और कॉन्फिडेंस दिया। मेरे को फाउंडर मिस्टर शिव पटेल थे, ठीक है, वो भी मतलब डे 1 से मेरे साथ थे, हम दोनों ने साथ में ही बहुत मेहनत की और शुरुआत से ही मतलब
पॉइंट हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि भाई हम लोगों को पता है कि भाई ये किस तरह से काम करते, इसका काम करने जो ओनरशिप, जो मैंने शुरू में बोला ना, ठीक है, जो ओनरशिप से उस टाइम पे काम करते थे तो लोगों को ये भी पता था कि बस उस टाइम पे वो ओनरशिप से करते हैं, तो अभी तो खुद का ऑन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तब तो उसकी कोई बात ही अलग होगी। और लोगों को मतलब हम ज्यादातर सफल हुए लोगों को अपना बेस्ट देने में। दर्शक दोस्तों, गिरीश दकान जी से बात कर रहे हैं और जनरल इंश्योरेंस की उनकी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से वो जॉब करते करते खुद एंटरप्रेन्योर बन गए। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई वो है ओनरशिप। कोई भी काम अगर ओनरशिप के किया जाए तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप अगर एम्प्लॉय भी हो लेकिन वो कंपनी के लिए आप इतने वफादार हो कि वो खुद की कंपनी है, ये मैसेज इनकी जिंदगी में से सभी को सीखना चाहिए। गिरीश जी, बात में आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, पहले लोगों को इंश्योरेंस का इतना महत्व नहीं था, उनको समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते थे। उस जमाने में जब भी एजेंट अपने घर पे आता था ना, तो हम उसको सिरदर्द समान गिनते थे, करे यार ये कहाँ आ गया। लेकिन समय का परिवर्तन के साथ साथ उनकी व्याख्याएं भी बदल गई। अब जनरल इंश्योरेंस के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी वही जो वेलकम पहले जैसा मिलता था वही मिल रहा है कि लोग सामने से भी बोलते हैं कि भाई आप आइए। और जनरल इंश्योरेंस में आपने कितने कितने सेक्टर को कवर किए, ये आप दर्शकों को बताएंगे। जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जनरल इंश्योरेंस जो है ना वो लोगों की नीड है। मतलब अगर आपका अपना 2 व्हील 4 व्हील का इंश्योरेंस करना हो, मेडिक्लेम करना हो आफ्टर कोविड, ठीक है, और इवन अगर आप समझो कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो या ऐसा कुछ भी हो, सो वो तो नीड है, ठीक है, मैंडेटरी है कि उसको वो इंश्योरेंस करना ही करना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है और लोगों को समझाने में जो परेशानी जो पहले होती थी, ठीक है, वो होती थी लाइफ इंश्योरेंस में। सो ये दोनों का मतलब ये डिफरेंट है। और आज के दिन में भी अगर इंश्योरेंस का इंडिया में हम पेनिट्रेशन देखें तो वो ऑलमोस्ट 5 to 10% ही है आज के दिन में भी। यानी अभी भी जागृति बहुत कम है। बहुत कम है। और हमारी कोशिश कांस्टेंट रहती है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से या जहां पर जैसे दोस्त मिल गए तो आपके साथ बैठे बैठे हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस के बारे में समझाए। इवन मोदी जी का भी विजन है कि भाई इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। सो और इतना बड़ा मतलब कि जब टारगेट लेके अगर देखिए मोदी जी का विजन, बोले जब भी कोई विजन लेके आते लोग पहले वैसे बोलते भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है। हाँ, उसके लिए मैं मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आज के दिन में कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के तो डेफिनेटली डिमांड आई है और लोग समझने भी लगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अभी भी हमें लोगों को समझाना पड़ता है, उसको मतलब डिटेल में बोलना पड़ता है कि भाई, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अगर न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हफ्ते में 2 से 3 तो ऐसा आता ही न्यूज होता ही है कि जहां पर बोलते हैं कि भाई सडन डेथ मतलब किसी के कोई लाइफ का अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, मतलब हम आदमी बात करते करते उसका डेथ हो जाता है। सो उसके बाद लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये तो जरूरी है। वो बोलते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड का एक टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड सही है, सो मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात बताई, इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन फिर भी जागृति का अभाव है। वो जागृति बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। मैं एक प्रश्न बीच में पूछना चाहूंगा कि सरकार की जो स्कीम है, खास करके आयुष्मान कार्ड वगैरह है, उनकी वजह से थोड़ी जागृति तो आई है। और इंश्योरेंस की जो इनकम है आप लोगों को, मतलब इंश्योरेंस नेचुरली आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें इनकम की तो बात आती है। ऐसे कार्ड की वजह से आपके धंधे में कोई मंदी आई है? बिल्कुल नहीं। इवन हम तो उल्टा बोलते हैं कि अगर आप मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो कम से कम आप वो आयुष्मान कार्ड तो करवा ही लो। हमारे लिए कस्टमर फर्स्ट है। हम वो क्या बोलते हैं भाई हमारा बिजनेस जाएगा, हम उसको अगर सही सलाह देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अगर वो इंश्योरेंस नहीं ले रहे तो बोलते सामने से कि सर अगर आप इंश्योरेंस ले तो एटलीस्ट आपका वो आयुष्मान कार्ड हो या जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हो उसका तो आप बेनिफिट लो ही लो, उसके लिए जो भी प्रोसेस करना था वो आप तो डेफिनेटली कराओ। सो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इससे कारण हमारे प्रॉब्लम होते हैं। इवन हम सामने से लोगों को बोलते हैं जब उसको ऐसा, क्योंकि वहां पर क्या है ना, प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, तो हम लोगों को बोलते हैं कि भाई यस हमारे पास जो ऑप्शन है बेटर ऑप्शन रहेगा, कैशलेस हो जाएगा, और कहीं पर भी कोई भी इश्यू रहता है तो उसके लिए हम बैठे हैं।
आप लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं? यस सर, सारे मतलब कैसे? जहाँ पर इंश्योरेंस का नाम आता है वो सारे करते हैं। सर कैसे कैसे हमारी हमारी कीमत कैसे निकलती है कि मेरी एक 62 की एज है, 62 में तो लाइफ इंश्योरेंस शायद मिलता भी नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कि मेरी 55 की आयु है और 55 की आयु में अगर मुझे इंश्योरेंस निकालना है तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है? नंबर 1। नंबर 2, कितना निकालना चाहिए, ये कैसे आप डिसाइड करते हैं? क्योंकि मेरी नीड क्या है ये आपको समझ में आता है, मुझे क्या चाहिए वो भी समझ में आता है, तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप? आपने बहुत ही सही बात की निखिल भाई। नॉर्मली क्या होता है कि भाई दो टाइप के, मेरा ऐसा मानना है कि भाई मार्केट में दो टाइप के इंश्योरेंस लोग सेल कर रहे हैं। एक होता है कि जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जिसको आपकी नीड क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे कमीशन क्या मिल रहा है उसको देखते हुए आपको चिपकाना है। तो हमारा काम ये है कि भाई आज हमारे पास मतलब कि उस लेवल की एक्सपर्ट टीम है अलग अलग वर्टिकल से, ठीक है। अगर समझो कि स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस वर्टिकल के लिए भी हमारी अलग से टीम ही है। सो हमारा काम यही है कि हम उसको बोलते हैं कि भाई जैसे आपने बताया कि भाई आपकी इतनी एज है और अभी मिनिमम कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में 1 करोड़ से नीचे का इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। 1 करोड़ में बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा हो सके अगर समझो कि फिर वहाँ पर डिपेंड करता है आपकी एज, वहाँ पर डिपेंड करता है आपकी इनकम, जिससे हम ह्यूमन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपका जो भी साल का इनकम होता है उससे 10 to 20 टाइम्स इंश्योरेंस हम दे सकते हैं, लेकिन वो इनकम ऑन पेपर होना चाहिए, वो हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है। राइट। यस। तो ये हुई सिस्टम लाइफ इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा मेडिक्लेम आता है और फिर ऑफिस घर का इंश्योरेंस आता है। तो मेडिक्लेम किस तरह से आप डिसाइड करते हैं किसी भी आदमी का, उनकी पैसे की कैपेसिटी के हिसाब से या उसके रिस्क के जरिए? उसमें भी अगर देखा जाए तो डिटेल में जाना चाहिए कि सबसे पहले तो उसकी फैमिली हिस्ट्री हम पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री में मतलब कोई मेजर जिसको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या रूटीन आता हो, जिसको हम बोलते हैं ना पूछते नहीं, कोई बीमारी है आजकल बहुत सारी ऐसी कि जहाँ पर मतलब कि भाई चलो अगर आगे किसी को डायबिटीज था तो नीचे डायबिटीज आने के चांसेस है। सो पहले तो हम ये उसकी फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं, फिर उसके एज और फैमिली मेंबर्स के हिसाब से और उसकी जो करंट लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसके हिसाब से। अगर मतलब कि कभी कभी ये हो जाता है कि भाई एक अच्छी फैमिली है, अच्छा अर्न कर रही है, ठीक है, लेकिन उसको कोई 5 लाख का मेडिक्लेम देके आ जाता है। सो मेरे हिसाब से उसको 50 लाख या 1 करोड़ वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि एक बेसिक पॉलिसी होती है और उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है। अगर ये साथ में दोनों करते हैं ना तो एकदम नॉमिनल प्रीमियम में 1 करोड़ का मेडिक्लेम भी आसानी से मिल जाता है। मतलब मैं इसमें एक एग्जांपल दे दूं, अगर 40 की एज है और 2+2 है, ठीक है, तो उसका 1 करोड़ का जो प्लान होता है ना वो ऑलमोस्ट 25 to 35,000 में 1 करोड़ का कवर चारों लोगों का हो जाता है। और वो आज के दिन में अगर देखा जाए तो बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि भाई उसको वो हिसाब से फैसिलिटीज मिलती है, स्पेशल रूम्स मिलते हैं, तो सारे थे। और आज के दिन में जिस तरह से मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल्स है, ठीक है, फिक्स पैकेज है। सो जितना मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तो मिनिमम होना ही चाहिए, और वो भी कॉम्बो करते हो सुपर टॉपअप और बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, तो वो अफोर्डेबल भी है। राइट। दर्शक दोस्तों, बात करते हैं गिरीश दकान जी से, जो कि डायरेक्टर है मनश्री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के। बात करते हैं चोरी, आग, लूटपाट या कुछ भी रॉबरी, इतने क्या जागृति है, लोग ये सब चीजें भी करवाते हैं। ये अभी आप जहाँ पर बैठे हो स्टूडियो का इंश्योरेंस करना जरूरी है क्या? घर में हम रहते हैं उसमें करना जरूरी है, और वो इसमें कितनी जागृति है? अगर देखा जाए तो नहीं के बरोबर है, क्योंकि आपने जो बोला ना, समझो कभी हम यहाँ पर बैठे तो ये भी रिस्क इसका कवर होना चाहिए। जरूरी नहीं है, लोगों के दिमाग में एक ही है कि भाई फायर इंश्योरेंस इट मीन्स के फायर ही आग ही कवर होती है। फायर इंश्योरेंस में सारे पेरिल्स कवर हो जाते हैं सर, उसमें अर्थक्वेक हो, उसमें साइक्लोन हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसमें, इवन ये आपने जो बोला वो हिसाब से रॉबरी हो या बर्गलरी हो, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी दे सकता हूँ। रिसेंटली टेक्सटाइल मार्केट में 2 बड़ी फायर हुई थी, एक शिव शक्ति मार्केट था और दूसरा कुछ राज लक्ष्मी समथिंग नाम था, राइट। सो हमने जाके वहां पर देखा है सर कि लोगों का जीवन भर की पूंजी दाव पर लगी है, सामने मतलब जल रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी थे कि जो हमारे क्लाइंट थे वहां पर, ठीक है, हम उनने उसको भी मिला कि सर आप टेंशन मत लो, लेकिन उसको हम चाहे, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं था उसको हम चाहे फिर भी हम उसको दिलासा नहीं दे पा रहे थे। सो ये फील मतलब लोगों को तब होता है कि जब उसके आसपास में ऐसी कोई घटनाएं बनती है। और ये मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम जो होता है ना सर,
अगर आपका समझो कि 5 करोड़ 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा है या आपका इंटीरियर हो, फर्नीचर फिक्सर हो, तो उसका जो प्रीमियम है उसके लॉस के मुकाबले बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर समझो कि कोई 5 करोड़ का स्टॉक लेता है, ठीक है, तो उसका प्रीमियम नियर अबाउट मेरे ख्याल से 10 to 15,000 के आसपास कवर हो जाता है। सो आपका 5 करोड़ अगर इतनी कम अमाउंट में हो रहा है तो क्यों ना करें, नहीं, ठीक है, मतलब आप तो एकदम सिक्योर, इवन क्योंकि आपकी पूरे जीवन भर की पूंजी वहां पर लगी है, चाहे घर हो, घर आपने अपने जीवन भर की मेहनत के बाद बनाया है, ठीक है, वहां पर अभी रिसेंटली एक रेसिडेंस बिल्डिंग में हुआ मेरे ख्याल से हफ्ता 15 दिन पहले ही, तो वहां पर भी ये हुआ था कि भाई लोग मतलब अचानक रोड पर आ गए थे, अगर वहां पर उसका वो इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए वो भी एक बेनिफिट है। सो ये सारी चीजें जिसको हम फायर इंश्योरेंस या होम ऑफिस स्टॉक कुछ भी हो, ठीक है, वो डेफिनेटली करना चाहिए, बहुत कम प्रीमियम में होता है वो। ये से पहले एक जमाना था कि जब इंश्योरेंस सिर्फ एक ही संस्था के पास था, लेकिन अब बाद में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, भारत की भी और विदेश की भी। और अभी तो इंश्योरेंस सेक्टर को पूरे विश्व के लिए सरकार ने खुला कर दिया है। इसको आप किस अंदाज से देखते हैं, जोखिम अपनी कंपनी पे बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, इसको तो मैं अच्छी तरह से मतलब पॉजिटिव तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि एक तो हम सबके पास, मतलब इसमें हम भी आ गए आप भी आ गए, हम सबके पास काफी चॉइस आ जाएगी। दूसरा कि अगर एफडीआई जैसे आपने जो बोला वो हिसाब से अगर मतलब के बाहर के कंपनीज भी इसमें ज्यादा, और अभी ऑलरेडी अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है, और जो कोई ना कहीं हर एक फॉरेन पार्टनर के साथ है ही ज्यादातर कंपनीज। सेम इन लाइफ इंश्योरेंस, अगर इसमें और नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो सबके पास ऑप्शन आ जाएगा, इंश्योरर के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा और सबको बेटर ऑप्शन मिलेगा। सो हम तो ये मतलब यही बोलेंगे कि भाई जो भी मतलब गवर्नमेंट कर रही है वो एकदम सही कर रही है, और ये होना भी चाहिए जी, क्योंकि आपने जो बोला ना कि भाई कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का वो मोनोपोली रहता है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस की नहीं, मैं तो ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी किसी एक का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। राइट। गिरीश जी, अब बात आती है पसंदगी की कि किस कंपनी से हमें इंश्योरेंस लेना है। आपके पास तो सभी इंश्योरेंस कंपनी है। आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फॉर यू ऑल्सो टू डिसाइड कि उसको कहाँ लेना है। तो ग्राहक तो बेचारा बोलेगा कि गिरीश जी आप नक्की कर लीजिए, हमें तो क्या फर्क पड़ता है। कोई ग्राहक ऐसा भी आएगा जो खुद समझने की कोशिश करेगा, लेकिन समझने के बाद वही उलझन में पड़ जाएगा कि यार ये चक्कर में मैं कहाँ पड़ गया। कैसे डिसाइड करते हैं आप कि ये बंदे को ये कंपनी का इंश्योरेंस हमें दिलाना चाहिए? इसमें एक चीज तो क्लियर है, एज अ कस्टमर अगर मैं आपको जवाब, अगर समझो कि एज अ कस्टमर अगर आपका ये सवाल है, ठीक है, तो वहां पर मैं ऐसा ही जवाब दूंगा कि आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपके सामने बैठा है इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को पता होता है कि भाई उसके लिए सारी कंपनी कॉमन है। आजकल के समय में मेन चीज क्या है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत कुछ फिल्टर कर दिया है, मतलब कि हर एक एक्स कंपनी है तो वो वाई रिस्क ही कवर करेगी, जेड कंपनी है तो वो एक्स कवर करेगी। सो इस तरह से हर एक कंपनी ने अपना अपना ये लॉस रेशियो के हिसाब से अपना अपना सेगमेंट सेट कर लिया कि हम इसमें ही करेंगे, हम इसमें नहीं करेंगे, हम ये रिस्क लेंगे, हम ये रिस्क नहीं लेंगे। सो हमें पता होता है कि आज हम हर एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जब ब्रोकर हमारे साथ काम करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस है और हमें पता है कि कौन सी कंपनी बेटर रहेगी। सो ये आपने जो बोला उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो यही रहेगा कि भाई डिपेंड करता है कि रिस्क किस टाइप का है, वो हिसाब से फिर हम सजेस्ट करते हैं और पूरा रिस्क हम एनालाइज करते हैं। एक और समस्या जो ग्राहक को होती है वो है जो प्रीमियम हम भरते हैं, अचानक से पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रीमियम इतना बढ़ गया कि सिर दबाने लगते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, अब कहाँ से मैं पैसा लेके आऊंगा। फिर वो कैलकुलेशन करता है कि अगर मैं इतना ज्यादा प्रीमियम भर रहा हूँ, इसके ज्यादा तो अच्छा है कि मैं न भरूं, मेरा रिस्क वैसे ही हम कवर कर सकते हैं क्योंकि एक साल में मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये एम्बिग्यूटी क्यों होती है, क्यों अचानक इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है? उसके पीछे का अगर समझो कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो कोविड के टाइम पे जो जिस तरह से मेडिक्लेम के जो लॉसेस आए थे हर एक कंपनी को, ठीक है, तो उसके पास और कोई मतलब ऑप्शंस नहीं था। और दूसरा कि कोई भी इंश्योरर हो, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो डायरेक्ट प्रीमियम ऐसे नहीं कर सकती जब तक उसको आईआरडीए की ओर से अप्रूवल्स ना मिले। सो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बॉडी है हर एक इंश्योरर के ऊपर, जिसको हम आईआरडीआई बोलते हैं, सो उसके अप्रूवल्स के बाद ही वो प्रोसेस होता है, नंबर 1। नंबर 2,
कि जहां तक प्रीमियम बढ़ाने की बात है, सो उसको ये बताना पड़ता है कि यस ये है, लास्ट ईयर या पिछले 2 साल या 5 साल में हमने इतना इतना प्रीमियम कलेक्शन किया और उसके सामने हमने इतने इतने क्लेम सेटल किए। प्लस एक्सपेंस तो अलग, जो उसके रूटीन एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। सो ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद उसको हम बोलते हैं कि भाई यस इसमें आप प्रीमियम प्लस, लेकिन पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस में आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है। वो बोलते हैं ना असाधारण इंश्योरेंस में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, असाधारण। सो सेम इन लाइफ, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लेकिन सेम इन फायर इंश्योरेंस, कि जहां पर IRDA ने डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ तक मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देंगे एक्स सम एश्योर्ड के ऊपर, ठीक है। सो वहां पर मतलब वो 0 डिस्काउंट हो गया। तो जो लास्ट ईयर किसी ने जो 35,000 का प्रीमियम भरा था वो सीधा हो गया 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास। तो ये है सर, क्योंकि पर्टिकुलर उस एरिया में मतलब पर्टिकुलर इतने सम एश्योर्ड तक के क्लेम ज्यादा आते हैं। ये हर एक कंपनी ने देखा, एनालिसिस किया और फिर वो फाइल सबमिट करते, फिर वहां से वो अप्रूवल देते और फिर वो सबके लिए होते, नहीं स्पेसिफिक कंपनी। किसी कंपनियों की बात करें तो दो प्रकार की कंपनियां होती है, एक सरकारी कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है। IRDA तो सबके लिए है, Yes. जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन इनका कंट्रोल अंकुश प्राइवेट कंपनियों पर कितना है? अगर आज प्राइवेट कंपनी लेती है और वो बोल देती है आज मेरे को बस अभी कंपनी बंद करनी है, मुझे नहीं चला जाएगा, तो हम कितने ग्राहक के रूप में हम कितने सुरक्षित है? नंबर 1। नंबर 2, एमालगमेशन, कई कंपनियां एक दूसरे को खरीद लेती हैं, Yes. तो वहां पर भी एक ग्राहक का जो हक है उनका बड़ा प्रश्न होता है। ये आप किस अंदाज से देखते उसमें जैसे आपने जो बोला ना, जो पहला आपने जो सवाल पूछा उसी का आपने दूसरा जवाब भी दे दिया जी कि अगर कोई कंपनी किसी भी हिसाब से प्रॉफिट नहीं कर पा रही है या लॉस में जा रही है, ठीक है, तो वहां पर कोई इंश्योरेंस कंपनी बंद होके उसने जितने भी कस्टमर्स है, ठीक है, वो कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वो कहीं के नहीं रहे, अनाथ हो गए। वहां पर एक गाइडलाइंस होती है सर, ठीक है, कि जो IRDA उसमें इन्वॉल्व होता है और फिर वो मतलब दूसरे प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि भाई इसका ये है, अगर आप मतलब जो भी उसको टेक ओवर करना चाहता है वो कर सकता है। फिर उसमें वो उसका जो थोड़ा बहुत प्रोसेस चलता है, लेकिन कभी भी कस्टमर को उसके लिए कोई भी कंपनी बंद हो जाती है तो कस्टमर को उसमें भुगतने का कोई चांसेस नहीं है। कस्टमर का रिस्क एज इट इज है और उसको वो भी सारा बेनिफिट्स मिलता रहेगा। कई सारा अभी तक ऐसे पास्ट में हुआ है, जैसे कि अपोलो मर्ज हुई HDFC में रिसेंटली। अभी जो फ्यूचर जनरल थी, ठीक है, वो भी उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वो हायर कर लिया फ्यूचर को, जो फ्यूचर ग्रुप थे उसको, तो वो फिर निकल गई। सेम इन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस थी, ठीक है, उसको भी हिंदुजा ने हायर कर लिया। रिलायंस हम सब जानते ही है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है और इस तरह से फिर वो मतलब उसका एक कंपनी कस्टमर का जो भी पूरा रिस्क होता है वो दूसरी कंपनी इस तरह से सेट कर। जी, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास आपकी अपेक्षा क्या है? सरकारी नीतियों के पास क्या अपेक्षा है? किस तरह से ये बिजनेस आगे बढ़े? सरकार अपनी ओर से कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये आपसे पहले भी मतलब के मेरा जो एक इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यूज थे उसमें मैंने कहा था, मैं सेम चीज एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। अवेयरनेस पूरी तरह से लोगों में लानी पड़ेगी और उसके लिए क्या करना है कि आज हम समझो कि कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर हम मुकेश को देखते हैं, ठीक है, टोबैको सिगरेट उसकी एड मतलब मैंडेटरी है, वो आती ही आती है। फिर बीच में स्वच्छता अभियान जिस तरह से मोदी जी ने चलाया था और अभी भी चल रहा है, उसकी भी एड आती है। कुछ इसी तरह से इंश्योरेंस के लिए भी कोई फिक्स टाइम स्लॉट वहां पर सेट करना चाहिए, भले चाहे वो 30 सेकंड हो या 60 सेकंड हो, ठीक है, मतलब कि वहां पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सामने स्क्रीन देखना ही देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए। दूसरा, जैसे फॉरेन कंट्रीज में है तो वहां पर क्या होता है कि भाई आपको जो टैक्स देना होता है ना उसमें आपका प्रीमियम आ जाता है, मैंडेटरी आपका वो कट के ही आता है आपके पास, जो भी पेमेंट आता है वो, फिर चाहे वो आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो रिसेंटली अभी मैं स्विट्जरलैंड था, तो वहां पर भी हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई यहाँ पर इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है। तो वहां पर क्या करते हैं कि समझो कि अगर मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो पर मंथ लगभग 450 स्विस फ्रैंक, ठीक है, इट मीन्स के पर मंथ 4,500 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 5,000 का मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, और वो रिस्क मेरा कर रही है। हाँ, उसके बाद मेरे लिए सारे मेडिकल फ्री है, कोई भी एक्सपेंस आता है फिर मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन वो मैंडेटरी में उन्होंने डाला हुआ। तो ऐसा भी हम कुछ यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई जैसे कि हम कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर RTO टैक्स मैंडेटरी है, ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मतलब पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हम कुछ आइडियाज अगर देना है तो इस तरह के हम कुछ आइडियाज दे सकते हैं। राइट गिरीश जी, एक बड़ी समस्या है वो है क्लेम सेटलमेंट, यानी आप लोगों के लिए इट इज आफ्टर सेल्स सर्विस।
यस क्योंकि जो आप बंदा जो संस्था आफ्टर सेल सर्विस देगी अच्छी तरह से वही संस्था ज्यादा प्रगति कर सकेगी। राइट क्लेम सेटलमेंट में आप किस तरह से मदद करते हैं? बेचारा दुखी आदमी अगर हॉस्पिटल में उसका रिलेटिव जाता है, उसके पास पैसा नहीं होते तो पहले कैशलेस आता है। कैशलेस में भी कई हॉस्पिटल्स उसमें है, कहीं नहीं है। कई हॉस्पिटल कैशलेस होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम खड़ा करती हैं क्योंकि उनको पैसा बहुत देरी से मिलता होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। जब भी डिस्चार्ज करने का वक्त आता है तभी भी कंपनियों की परिस्थिति में बहुत फर्क होता है। ये तो क्या होता है कि हमने आपको बेचना है, आपने हमको बेच दिया, लेकिन जब हमें लेने की बात आती है तब प्रॉब्लम आती है, तब समस्या आती है। उसका समाधान पाने के लिए बहुत तकलीफें पड़ती हैं। आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? आप आफ्टर सेल सर्विस कितना देते हैं, कैसे देते हैं? देखिए हमारे पास सबसे पहले तो थोड़ा डीप में मैं इसमें बोलना बिल्कुल चाहूंगा। पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस जो होता है ना सर, ठीक है, वहां पर एक ट्रस्ट होता है। मैंने आपको बोला कि सर आपका ये कवर होगा और इस तरह से अगर कोई भी क्लेम आता है तो इस तरह से प्रोसेस होगा, तो ये पहले तो लोग बोल ही देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई सेल करने के टाइम पे कुछ भी करो और मतलब और उसके बाद जब सच में आपको जरूरत होती है ना, तब फोन आउट ऑफ कवरेज होता है, स्विच ऑफ होता है, नो रिप्लाई होता है, कुछ भी होता है। हमने क्लेम के लिए डेडिकेटेड अलग से एक डिपार्टमेंट सेट किया है, ठीक है। मोटर क्लेम्स के लिए अलग है, हेल्थ क्लेम के लिए अलग है, फायर क्लेम्स के लिए अलग है, और वो भी एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब हमने किसी को भी वहां पर बैठा दिया है। आज हमारे साथ समझो कि मोटर क्लेम्स में अगर बात करूं तो टाटा जैसी बड़ी कंपनी में 8-10 साल एज अ क्लेम्स हेड के तौर पर काम किया है। वो हमारा पूरा मोटर क्लेम देखते हैं उसकी टीम के साथ, ठीक है। और हमारी कोशिश यही रही, अगर मैं आपको कोविड के टाइम पे एग्जांपल दूं तो उस टाइम पे हम 24/7 सर्विस दे रहे थे। मतलब सबको बोल दिया था पूरी टीम को कि भाई कभी भी किसी भी टाइप का अननोन नंबर से भी कॉल आए तो कॉल रिसीव करना है और उसी टाइम पे उसका प्रोसेस करना है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि इंश्योरेंस सर्विस देने के टाइम पे जो मजा आता है ना सर, वो आपको कहीं पर नहीं मजा आएगा। हम वो लिटरली वो खुशी हम फील कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आफ्टर सेल सर्विस और खास करके क्लेम सर्विस वही सबसे मेन है। और उस टाइम पे अगर समझो मैंने आपको जब से आपसे 15-20 हजार का प्रीमियम लिया और फिर मैं जब आपको 2 लाख 5 लाख का जब क्लेम सेटल करवाता हूँ, मैं आपका अप्रूवल्स करवाता हूँ, ठीक है, तब आपकी जो खुशी होती है ना, उससे कई गुनी ज्यादा खुशी हमें होती है, ठीक है। वही होनी चाहिए। यस सर। और ये हमने अभी तक ट्रस्ट वो बिल्ड किया है मार्केट में, और लोगों को पता है कि यस जो डिफरेंट है दूसरे ब्रोकर्स और मनस्वी के बीच में, वो यहीं पर डिफरेंट होता है। व्हाट इज योर विजन नेक्स्ट आने वाला कल इस सेक्टर का, आपका खुद का क्या है? सर विजन तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर एक छोटे सी मैं बात कर दूं तो हमारा प्लानिंग कुछ है कि भाई आने वाले 10 साल में, मतलब कि 2035 तक हम ऐसा विजन लेके चल रहे हैं कि हम पैन इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर में आए। क्योंकि आज के दिन में, मतलब आज हम जहां पर अभी जब बात करें तो लगभग पैन इंडिया में 1100 से ज्यादा ब्रोकर, उसमें से अगर 50% भी एक्टिव मोड में नहीं है, ठीक है। दूसरा कि हमारे जैसे, मतलब हम B2B मॉडल भी करते हैं, हम B2C भी मॉडल करते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हम जनरल इंश्योरेंस करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो सारे ऑप्शन है। हम ऑनलाइन भी हमारा सिस्टम है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल भी है कि जहां पर कोई भी डायरेक्ट पॉलिसी बाय कर सकता है। हमारे पास ऑफलाइन सपोर्ट भी है, तो सब कुछ है हमारे पास। दूसरा कि हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है, ठीक है, हर एक सेगमेंट, हर एक वर्टिकल्स की अलग अलग टीम्स है, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है, ठीक है। सो इन सबका एक्सपीरियंस का भी टोटल किया जाए तो भी 150 या 200 ईयर्स हो जाता है। सो इस लेवल की एक्सपर्ट की टीम भी हमारे पास है। क्लेम्स के लिए भी अलग टीम्स है, ठीक है। सो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई अगर समझो सूरत बेस्ड ब्रोकर की बात करें हम, ठीक है, तो सूरत बेस्ड ब्रोकर में शायद हम अकेले पहले ऐसे होंगे, ठीक है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल चलाता है। क्योंकि सूरत बेस्ड ब्रोकर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी सूरत बेस्ड कई सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन वो या तो B2C में ही लगे हुए या उसके पास ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं है। सो हम सब कुछ लेके अभी से चल रहे हैं, ठीक है। और ये इस सबको देखते हुए, ठीक है, और जिस तरह से मार्केट हमें देख रहा है, जिस तरह से लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सो आई होप कि शायद हम ये गोल अचीव कर पाए। राइट। तो दर्शक दोस्तों, ये थे गिरीश दकान जी, डायरेक्टर मनश्री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक। अपने विचारों के साथ गिरीश जी बहुत ही डीपली आपने सब कुछ बताया। बहुत खुश है हम, बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है, और ऐसे ही आनंदित होकर आप भी अपना काम करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। थैंक यू।